ने ज्वाइन करा नहीं है अभी तक, कितना ही वेट करें, तो हम स्टार्ट करते हैं, करते रहेंगे फिर जो लास्ट की क्लास में किसी को कोई डाउट, हम लोगों ने जो किडनीज तक पढ़ लिया था, कुछ भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो मैम, नो क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया है सबको? यस मैम। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस मैम। तो हम लोग नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे अब। नेफ्रॉन क्या है? हमने यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जो हम लोग किडनी के अंदर पढ़ रहे थे वो नेफ्रॉन होती है। ये पूरा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हमारी किडनीज देख लिए थे, एनाटॉमी ऑफ किडनी हमने देख ली थी। अब हमें नेफ्रॉन्स पढ़ना है। हाँ, तो ये हमारे नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। ये पूरा ऐसा, मतलब ये पूरा उसका जाता है, पूरा पाथवे है, ये उसका कलेक्टिव डक्ट वगैरह सब चीजें, एरोज भी बने हुए हैं कि यहाँ से ये सब चीजें ऐसे जा रही हैं, है ना, नीचे तक जा रही हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ पे सारी चीजें कलेक्ट होती हैं, हम लोग पढ़ते हैं। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी किडनी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है किडनी के लिए, वो कौन सा है, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शंस वाइज भी। यानी किडनी के जितने भी प्रॉपरली फंक्शंस हो रहे हैं उसमें नेफ्रॉन्स का सबसे बड़ा रोल है। वो एक बेसिक यूनिट है जो सारे फंक्शंस करवाता है। जैसे ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स, वैसे किडनी में नेफ्रॉन्स। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के साथ हम उसे देख सकते हैं। ऑफ अ रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल से मिलकर बना है। जो किडनी के लिए हमने किडनी फंक्शंस में पढ़े थे वो, सॉरी किडनी स्ट्रक्चर में पढ़े थे, रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल से मिलकर के वो बना हुआ है। ह्यूमन किडनी जो है उसमें 1 मिलियन, मतलब एक ह्यूमन किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। तो मतलब दोनों किडनीज में मिला के फिर वो 2.5 के आसपास नेफ्रॉन्स जाएंगे। एक नेफ्रॉन जो होता है, मतलब नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर की बात करें तो एक लंबा ट्यूब जैसा है, जैसे कि हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा ट्यूब जैसा होता है। 35 से 55 mm स्ट्रक्चर उसका, मतलब उसकी लेंथ होती है, मतलब उसकी जो पूरी लंबाई मैंने आप लोगों को दिखाई ऊपर स्ट्रक्चर में, 35 से 55 mm लेंथ होती है। ठीक है, एट वन एंड ट्यूब जो होता है वो क्लोज होता है, यानी एक पॉइंट पे ये यहाँ जाके ये ट्यूब क्लोज होता है और इधर भी ट्यूब क्लोज होता है। ठीक है, एट वन पॉइंट द ट्यूब इज क्लोज्ड, फोल्डेड, ठीक है, एंड कप शेप, कप शेप का, क्योंकि ये पूरा ये यहाँ से कप शेप है और ये पूरा ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है, क्लोज है, फोल्डेड है, कप शेप का है, फॉर्मिंग अ डबल वॉल्ड कैप्सूल नोन एज बोमेंस कैप्सूल। यानी ये जो डबल वॉल्ड कैप्सूल, मतलब ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये डबल वॉल का पूरा ये कैप्सूल सा बनता है, जिसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। वोमेन्स कैप्सूल जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से कैपिलरीज, जो जिनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हर जगह ये छोटे छोटे से हमारे कैपिलरीज कनेक्टेड है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ब्रोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर के रीनल कार्पसल को फॉर्म करते हैं, यानी बनाते हैं। ठीक है, अब ये भी बहुत टफ नाम है, बट याद करना पड़ता है। मेन पार्ट जो है नेफ्रॉन की, दो चीज होती है, रीनल ट्यूब्यूल और रीनल कार्पसल, दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, किडनी की नलिका और गुर्दे की कणिका, यानी गुर्दे की जो सेंटर पार्ट है वो। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? अब नेफ्रॉन्स बहुत बेसिक यूनिट तो है किडनी का, बट उसका काम क्या है, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है, जो भी सॉलिड वेस्ट आउट होगा, जो भी पूरा फिल्ट्रेशन के बाद जो भी निकला है उसको रिमूव करेगा, हटा देगा। पानी अगर बहुत ज्यादा हम लोगों ने पी लिया है तो उसको एक्सेस आउट करने में हेल्प करेगा। जो भी मेटाबॉलिक के बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको ब्लड से निकाल देगा। तो ये तीन उसके मेन काम है। ठीक है, पहला कौन सा है उसका मेन काम, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करना, यानी ब्लड से जो सॉलिड फॉर्म में जो भी वेस्ट आउट है उसको बाहर निकालना। दूसरा है एक्सेस वाटर, अगर पानी हमारी किडनीज के ऊपर ज्यादा ओवरलोड करे, बोलते हैं ना पानी ज्यादा पीना भी नुकसानदेह होता है, तो अगर बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, एक्सेस वाटर है जिसकी जरूरत है नहीं हमारी बॉडी में, वो भी बाहर निकालता है। और जो भी
जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हुई हैं, उनकी जो भी एंड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो ब्लड में है, तो उनको भी वो बाहर निकालता है। ठीक है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, कन्वर्टिंग इट इनटू यूरिन, और ब्लड को फिल्टर आउट करके जो भी उसकी चीजें निकलती हैं उसके बाद उसको यूरिन में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 3 मेजर प्रोसेसेस होती हैं। पहला फिल्ट्रेशन है, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सीक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन की बात करें तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी जो भी गंदी चीजें हैं, जो भी ब्लड में अनवांटेड चीजें थी, बाय प्रोडक्ट है सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के, उन सबको बाहर निकालना, यूजफुल सब्सटेंसेस को ब्लड के अंदर ही रहने देना। ठीक है, तो इनको फिल्टर आउट करता है, यूजफुल सब्सटेंसेस को ब्लड में ही रहने देता है, और जो यूजफुल नहीं है उनको वो बाहर निकाल देता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको बाहर निकालता है। फिर दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कैसे करेगा? जो सिलेक्टिव अपटेक ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस, यानी जो भी हमारे काम की चीजें हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन करवाना, यानी उनको वापस से वो ब्लड में ही भेजता है फिल्टर आउट करके। ठीक है, तो वो सिलेक्टिव रीअपटेक ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, ग्लूकोज, आयंस, इन सबको वापस से रीअब्सॉर्ब करवा देता है। तीसरा है सीक्रीशन। तो सीक्रीशन का क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी जो ट्रांसपोर्ट उनका होगा पूरा नेफ्रॉन्स के थ्रू, वो क्या होगा? वेस्ट मटेरियल्स का वो ट्यूबुलर फ्लूइड में उसको वो बाहर निकाल देते हैं, यानी सीक्रेट आउट कर देते हैं। दस द नेफ्रॉन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड बैलेंस, यानी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखने में, यानी बॉडी फ्लूइड बनने में मैंने बताया ना, अब क्योंकि ये फिल्टर आउट कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो ये बॉडी में जितने भी फ्लूइड बैलेंस है उसको बना के रखेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करेगा, और पीएच जो है हमारा उसको भी बना के रखेगा, प्लस ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखते। तो ये यहाँ तक ये पूरा नेफ्रॉन्स थे हमारे। ठीक है, नेफ्रॉन्स में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, उसमें बोमेंस कैप्सूल, कार्पसल, रीनल ट्यूब्यूल और कार्पसल से मिलकर जो बना है वो पूरा, ये 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, वो हर मतलब मैक्सिमम एग्जाम्स में वो पूछा जाता है नेफ्रॉन्स का। तो नेफ्रॉन्स इज एक्चुअली अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। यूरिनरी सिस्टम का सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है यूरेटर। किडनी देख ली हमने, किडनी का जो रीनल बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन, वो हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हमारा आता है यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर आएगा। अब यूरेटर क्या है? ये हमारी रही राइट किडनी, ये रही हमारी लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये जो राइट किडनी से ब्लैडर तक जो पाथवे है जिससे यूरिन नीचे जाके इकट्ठा होगा ब्लैडर में, वो यूरेटर कहलाता है। ठीक है, यानी ये पूरा येलोइश आपको पूरा पाइप दिख रहा है जिससे यूरिन ब्लैडर तक पहुंची है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी हमको यूरिन के थ्रू फॉर्म करना है, नेफ्रॉन्स भी जो यूरिन को फिल्टर वो कर रहा है, तो वो चीज पूरी कहाँ? ब्लैडर तक पहुंची है। ठीक है, तो वो यूरेटर कहलाता है। और ये यूरेटर जो है फिर वो ब्लैडर में जाके यूरिन को इकट्ठा कर देता है, और इसके ऊपर ये यूट्रस है, फिर ये यूरिन यहाँ पे इकट्ठा हुआ और यूरेथ्रा का थ्रू वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो यूरेटर इज द थिक वायर्ड पाथवे। तो यूरेटर इज ए नैरो, यानी पतली सी थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब है जो कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है। एक रास्ता है वो एक तरह का, स्मूथ मसल्स का बनता है। इन द वॉल ऑफ यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, यानी रिदम के हिसाब से रिदमिकली, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू वो नीचे उनको लेकर आता है, टू प्रोपेल यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू ब्लैडर, जो किडनी से ब्लैडर की तरफ यूरिन को लेकर आएगा कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू। यूरेटर इज अटैच्ड बिलो टू द रीनल पेल्विस। यूरेटर कहाँ पे अटैच होता है? रीनल पेल्विस में, यानी ये किडनी है, यहाँ पे ये इसका पेल्विस वाला पार्ट है रीनल पेल्विस, यहाँ पे वो अटैच्ड होता है। यूरेटर कहाँ पे अटैच होता है? बिलो टू द रीनल पेल्विस। फनल शेप का स्ट्रक्चर है, लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द किडनी, लोअर पार्ट ऑफ द किडनी से अटैच्ड है रीनल पेल्विस पे। एंड ऑफ यूरेटर स्लाइटली मीडियल टू द सॉस मेजर मसल। सॉस मेजर मसल्स नीचे हमारी जो नीचे वाली जो मसल्स होती हैं, हमारा जो बेली बटन है, जो नाभि है, उसके नीचे वाली जो मसल्स है वो सॉस मेजर मसल्स है, वहां पे कवर करती है, तो उसमें यूरेटर वहां से कनेक्टेड होता है। इट डेसेंड्स डाउनवर्ड टू दी पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी की तरफ वो नीचे की तरफ जाता है। कोर्स एंड पोजीशन की बात करें, यूरेटर पासेस एंटीरियर टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा, यानी लंबर वर्टिब्रा जो है उसकी पूरी प्रोसेस के बराबरी से चलता है, तो पूरा
लंबर वर्टिब्रा कवर करता है वो, एंड एंटर्स द पेल्विक कैविटी, और पेल्विक कैविटी और लंबर वर्टिब्रा के बीच में हेलो। Yes, ma'am. हाँ हाँ, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, लाइट वो हो गया था, तो हाँ, मेरा स्क्रीन मैं फिर से शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है। तो कोर्स एंड पोजीशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो लंबर वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस, यानी ऊपरी भाग से वो स्टार्ट होता है तो नीचे पेल्विक कैविटी तक वो जाता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सेक्रोइलियक जॉइंट। सेक्रोइलियक जॉइंट पता है, जहाँ पे वो हमारी हिप बोन बीच में दोनों जॉइंट होती है, पीछे जो नहीं होता दोनों हिप्स के बीच में ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको सेक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, वहां तक वो कनेक्ट होता है, ठीक है, नियर द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलिक आर्टरी। कॉमन इलिक आर्टरी से वो डिवाइड होता है। इन द पेल्विस यूरेटर जो है वो नीचे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ होता है, और साइड से दोनों जाते हैं, इसलिए उसको लेटरली हम लोग बोलेंगे क्योंकि वो साइड से जा रहा है, अलोंग द इंटीरियर मार्जिन ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच, अपोजिट द ईस्चियल स्पाइन। अब ये पूरा उसका एनाटॉमी हम लोग देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ होता है। ईस्चियल स्पाइन, इट कर्व फॉरवर्ड मीडियली टू रीच द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये लेटरली आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है, पोस्टीरियरली आ रहा है, ये हमारा पूरा ये पेल्विक ये दिख रहा है, ये हमारा हिप बोन है, तो ये जो बीच में जो पार्ट है ये हमारी सेक्रोइलियक नॉच है, यहाँ से वो कनेक्ट होकर पूरा ये निकल रहा है, नीचे तक जा रहा है, ये हमारा पूरा पेल्विक एरिया है, यहाँ पे वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यही पूरा उसका हमें एनाटॉमी बताया है, जो हमें देख के ज्यादा समझ में आता है। ऑपोजिट द ईस्चियल स्पाइन, ये सब ठीक है। द यूरेट्रिक ओपनिंग ओपन्स इनटू द ब्लैडर कैविटी। यूरेट्रिक जो ओपन है वो कहाँ पे होती है? ब्लैडर कैविटी, यानी ब्लैडर की कैविटी में जाकर के ओपन होती है एट द पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर ऑफ ब्लैडर ट्रिकोन, ठीक है। डिवीजन एंड रिलेशंस की बात करें तो यूरेटर जो है वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अब्डोमिनल पार्ट एंड पेल्विक पार्ट। अब अब्डोमिनल पार्ट पेल्विक पार्ट में कैसे हो रहा है? क्योंकि कुछ पार्ट उसका अब्डोमेन में है, कुछ पार्ट उसका पेल्विस में है, तो अब्डोमिनल पार्ट और पेल्विक पार्ट में दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। अब्डोमिनल पार्ट जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी, यानी वो हमारे रीनल पेल्विस से स्टार्ट होता है और वो नीचे कॉमन इलियक आर्टरी की तरफ वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये बीच में ये जो दो डिवाइड हो रहा है तो वो कैसे डिवाइड हो रहा है? ये है इलियक आर्टरीज, इसके थ्रू, ठीक है।
फिर आता है पेल्विक पार्ट। पेल्विक पार्ट जो है वो पेल्विक ब्रिम से लेके नीचे बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। तो पेल्विक ब्रिम, ये वाली ब्रिम कहलाएगी, ये पूरा जो नीचे ब्रिम आ रहा है ये पूरा पेल्विक ब्रिम कहलाएगा, ठीक है। तो इससे होते हुए वो नीचे ब्लैडर तक जाता है। लेयर्स की बात करें यूरेटर वॉल की, तो उसमें आउटर, मिडिल और इनर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर जो होती है उसको एडवेंटिशिया बोलते हैं, जिसमें नर्व्स, ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, इन सब चीजें होती हैं उसमें। किसमें? आउटर लेयर में, बाहरी, यानी क्या क्या होंगी? नर्व्स, ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक्स, ये सब चीजें। मिडिल लेयर जो होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, मसल्स होती है वहां पे, जहाँ पे रेडिमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिन को ऊपर से वो नीचे लेकर के आता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर लेयर्स, ठीक है। सर्कुलर और लंबी सी लेयर्स है उसके फॉर्म में। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इन फाइबर्स का, वो ही यूरिन को पेरिस्टालसिस की वजह से वो नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है। इनर लेयर की बात करें तो वो है म्यूकोसा, मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एपिथेलियम तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनता है वो। लेमिनिया प्रोप्रिया उसको सपोर्ट करता है। म्यूकोसा जो है वो म्यूकस सिक्रीट करेगा, जो कि हमारी यूरेटर लाइनिंग जो है उसको वो यूरिन, क्योंकि यूरिन में क्या होता है, एसिड, यूरिक एसिड वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो वो बिल्कुल उसको छू के नहीं निकलता। तो यूरेटर लाइनिंग जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है यूरिन के कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। ब्लड सप्लाई कौन कौन सा है यूरेटर में? एक्सटेंसिव एनास्टोमोसिंग नेटवर्क, इसको मत याद रखो, दिस स्टफ। आर्टीरियल सप्लाई जो है और वीनस सप्लाई, दो चीजें हैं इसमें, आर्टीरियल और वीनस जेनिस। अपर पार्ट जो था वहां पे रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी आप लोग कैसे याद करेंगे? रीनल मतलब किडनी, अब ये किडनी से निकल रहा है नीचे पेल्विक तक आ रहा है, तो रीनल आर्टरी की जो यूरेट्रिक ब्रांच है वो इसको सप्लाई कर रही है ऊपरी भाग को। मिडिल पार्ट को यूरेटिक ब्रांच की अब्डोमिनल अयोर्टा वाली जो है वो सप्लाई कर रही है। फीमेल्स में ओवेरियन आर्टरी, क्योंकि वहां पे ओवरीज भी है, तो ओवेरियन आर्टरी भी सप्लाई कर रही है। मेल्स में टेस्टिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। फीमेल्स में ओवेरियन आर्टरी, मेल्स में टेस्टिकुलर आर्टरीज। लोअर पार्ट जो है उसमें जो ब्रांचेस जा रही हैं वो वेजिकल आर्टरीज की, सुपीरियर और इंफीरियर वेजिकल आर्टरीज की जा रही है, ठीक है। वीनस ड्रेनेज जो है वो नॉर्मली यूरेट्रिक वेन्स के थ्रू जाता है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो यूरेटर है उसका मेन फंक्शन क्या है? यूरिन को वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करता है, यानी लेके जाता है। प्लस उसके 2 यूरेटर और 1 किडनी। इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम द यूरेटर्स मेन फंक्शन ये होता है, 2 यूरेटर्स होते हैं, वन फ्रॉम ईच किडनी, यानी दोनों से एक एक निकल रहा है ना, तो एक यूरेटर एक किडनी से निकलता है, ये पूरा एक ये है और एक ये है। तो देयर आर 2 यूरेटर्स, हर एक किडनी से एक यूरेटर कनेक्ट होता है। यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनीज फ्लोज थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टेम्पररीली। टेम्पररी यानी थोड़े समय के लिए वहां पे स्टोर होता है, उसके बाद फिर वो हम लोग उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरेथ्रा, यानी जब तक उसमें स्टोर्ड होता है, जब तक कि वो यूरेथ्रा में नहीं चले जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद फिर हम लोग यूरिनरी ब्लैडर पढ़ेंगे। कोई डाउट यूरेटर में? नो मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी मैम, थोड़ा थोड़ा। पढ़ने से आएगा वो, जी जी क्योंकि मैम। ये क्या होता है ना, एक 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 एक, तो इसमें काफी टफ हो जाता है ये थोड़ा। तो आप लोग ट्राई करो, बाकी एक एक बार पढ़ लेना, नहीं होगा तो मैं स्टार्टिंग में कल रिवीजन करवा दूंगी, क्योंकि जरूरी है कि वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। इतना टफ है नहीं आप लोगों को जितना लग रहा है, उसको एक एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाए। थोड़ा सा नाम ही है बस, बोलने में टफ है इजी चीज है बस। यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये यूरेटर दोनों तरफ से आए, यूरेट्रिक ऑरिफाइसिस, तो ये यहाँ पे ये पूरा है, ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर है, ये ब्लैडर की नेक है, ये यूरेथ्रा है, एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफाइसिस, त्रिगोन, इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर, यूरेट्रिक ऑरिफाइसिस, डिस्ट्रक्टर मसल्स, तो ये सब ये हमारा क्या है, पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर एक टेम्पररी मस्कुलर रिजर्वॉयर है, जो कि यूरिन को स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। जो यूरिन को स्टोर करने के लिए काम आएगा। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, जो कि पेल्विक कैविटी में नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है।
behind the symphysis pubis, below the parietal peritoneum. Behind the symphysis pubis मतलब ये जो हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर, सॉरी ये तो वो दिखा रहा है, मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको, ये है हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये जो कॉर्नर्स है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है, दिस इज द सिम्फाइसिस. तो यहाँ पे जो है ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये दिख रहा है आपको, सॉरी यूट्रस, ये है हमारी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. तो कहाँ पे होता है वो, बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस और बिलो द पेराइटल पेरिटोनियम. पेराइटल पेरिटोनियम मतलब नीचे, जो हमारी पेरिटोनियम तो पता ही है, सारे ऑर्गन्स की जो लेयर होती है, पेरिटोनियल लेयर, ठीक है, उसमें. शेप और साइज की बात करें तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जब उसमें यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ यूरिन उसमें है, तो उसके ऊपर उसका शेप और साइज डिपेंड करेगा. इट कंटेन्स एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑर्गन, और बाहर के जो ऑर्गन है उनका कितना प्रेशर उसमें आएगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लैडर वॉल. इनर लेयर जो है ब्लैडर का इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन मेड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इसमें भी ट्रांजिशनल, यूरेटर भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना था. इनर, इसकी भी इनर लेयर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर के बनती है, जो कि दोनों लाइन यूरेटर की वहां पे आगे कनेक्ट हो रही है, ठीक है. व्हेन द मतलब खाली होता है ब्लैडर वॉशरूम से होने के बाद, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं जिनको हम रग बोलते हैं, ठीक है. ये जो रग होते हैं और ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो क्या करता है, ब्लैडर को एक्सपैंड करवाता है. जब यूरिन उसमें फिल होगा तो एक्सपैंड करवाएगा और वापस वो अपने शेप में ले आता है, ठीक है. नेक्स्ट लेयर जो है द सब म्यूकोसा सपोर्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन. इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर्स, है ना. यानी जो नेक्स्ट लेयर है वो क्या है, सब म्यूकोसा, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है. इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है. इलास्टिक फाइबर्स क्योंकि वो इलास्टिक है तभी वो उसका साइज और शेप छोटा और बड़ा हो रहा है, ठीक है. मस्कुलर लेयर जिसको हम मस्कुलरिस बोलते हैं, लाइज आउटसाइड द सब म्यूकोसा एंड कंपोज ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, जो कि सारे डायरेक्शंस में स्मूथ मसल फाइबर्स है. यूरेटर में भी स्मूथ मसल फाइबर्स थे, यहाँ पे भी स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, क्योंकि ये सब स्मॉल है, स्मूथ है, छोटे छोटे से ऑर्गन्स हैं. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस इन लोगों का काम है, इसलिए यहाँ पे स्मूथ मसल फाइबर्स बन रही है, ठीक है. फाइबर्स कलेक्टिवली फॉर्म दी डिस्ट्रेसर मसल. रेट्यूसर मसल्स यानी नीचे की तरफ वाली. कॉन्ट्रैक्शन जो है रेट्यूसर मसल्स का, वो ही यूरिन को ब्लैडर में एक्सपेल आउट करता है, यानी लेके जाता है. आउटर मोस्ट सरफेस जो होता है ब्लैडर का अपर पार्ट, जो कि आउटर मोस्ट सरफेस है, वो पेराइटल पेरिटोनियम, जो मैंने आप लोग को बताया कि उससे कवर अप रहता है. वाइल अदर्स आर कवर्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. यानी जो यूरिनरी ब्लैडर का ऊपरी भाग है वो पेराइटल पेरिटोनियम से कवर्ड है, क्योंकि वहां पे ऑर्गन्स है, तो वहां तक उन्होंने पूरी वो लेयर बना के रखी. उसके बाद फिर वो नीचे आ जाता है, तो वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, पेल्विक एरिया में वो आ जाता है, तो वहां पे फिर वो पेरिटोनियम से कवर अप वो नहीं होते, ठीक है. ट्रिगोन ऑफ ब्लैडर इसलिए पूछ रहे हैं वो, ये पूरा ये ट्रिगोन बन रहा है, तो इसलिए अब वो ट्रिगोन ऑफ ब्लैडर क्या होता है. एट द बेस ऑफ द ब्लैडर देर इज अ ट्राइंगुलर एरिया जिसको हम त्रिगोन बोलते हैं. यानी ये पूरा ट्राइ ये है, ये पूरा है ट्राइंगुलर एरिया जिसको हम त्रिगोन बोलेंगे. इसका शेप ही वैसा बन रहा है. इट इज फॉर्म बाय 3 ओपनिंग्स. 3 ओपनिंग होती है उसमें. 2 ओपनिंग यूरेटर्स की होती हैं, जो यूरेटर्स दोनों आके यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि बेस बनाते हैं, यानी ट्राइंगल जो है यहाँ पे उसको फॉर्म कर रहे हैं. यानी ये यहाँ पे आई और ये यहाँ पे आई, तो यहाँ पे दोनों यूरेटर यहाँ पे आके अटैच्ड हुए, ठीक है. तो एक तो उसका बेस तो उससे बन गया. इसके बाद फिर इसमें एक ओपनिंग होती है जो कि यूरेथ्रा की तरफ जाती है. तो वो ओपनिंग कौन सी है, ये ओपनिंग है, जो ये यूरेथ्रा है, तो ये यूरेथ्रा की तरफ जा रही है ये ओपनिंग, ठीक है. तो ये उनकी ओपनिंग है. तो 3 चीजें हैं. एक 2 ओपनिंग है, यूरेटर जहां पे आके कनेक्ट हो रहा है वो उसका बेस बना रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वो यूरेथ्रा से कनेक्ट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को, तो वो एक ओपनिंग है, ठीक है, जिसको हम अपेक्स बोलेंगे ट्राइंगल का, बेस और अपेक्स. तो स्मॉल म्यूकोसल फ्लैप्स cover the ureteric openings acting as valves that allow urine to enter the bladder, ठीक है, जो यूरिन को ब्लैडर की तरफ भेजता है. प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द यूरेटर्स.
यानी जो यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर की तरफ वापस से पुश नहीं करेगा वो यूरिन को, वो सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो जाएगा यूरिन हमारा। तो कुछ म्यूकोजल फ्लैप्स होते हैं वो रोकते हैं वॉल्व्स जो है अराउंड द इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में एक सर्कुलर ब्लैंड होता है जिसको हम टेस्ट्यूसर मसल्स के फाइबर्स वहां पे अटैच्ड होते हैं, जो कि रिलीज ऑफ यूरिन को, यानी यूरिन रिलीज ना हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहे, नहीं तो जैसे ही वो ब्लैडर में आएगी तुरंत लीक आउट हो जाएगी, है ना। इसलिए नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली फीमेल्स में ये चीज होने लग जाती है कि उनकी यूरिन लीक आउट हो जाती है कफिंग से, स्नीजिंग से, या उनको थोड़ा सा भी उनको दचका लगा या नीचे बैठ गई वो, है ना, क्योंकि उनका पूरा पेल्विक एरिया के मसल्स बहुत, डेस्ट्यूसर मसल्स जो होती हैं ये सब चीजें बहुत वीक हो जाती है, उनका पूरा पेल्विक रीजन बहुत वीक हो जाता है। सो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरीज उस जद्दोजहद की वजह से नॉर्मली यूरिन जो है वो लीक आउट होने लग जाती है, तो वो यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रॉपरली काम नहीं करते, वो लूज हो जाते हैं, इसलिए उनको कीगल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट यूरिनरी ब्लैडर में? किसी को जवाब नहीं देना है तो फिर आप लोग क्यों क्लास अटेंड कर रहे हो? जब मैं पूछ रही हूँ किसी को कोई डाउट है कि नहीं है, नो मैम, नो डाउट। तो आप लोग सुन भी रहे हो क्लास की नहीं कोई भी? यस मैम। जी मैम सुन रहे हैं। तो जवाब क्यों नहीं आ रहे जब मैं पूछ रही हूँ कि कोई डाउट है नहीं है? यूरेथ्रा से स्टार्ट करते हैं। अब यूरेथ्रा क्या होता है? जहां से हमारी यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन हमारी नीचे जाएगी, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में हमारी यूरिन स्टोर्ड हुई है, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ फ्लो होगी। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये रहा हमारी यूरेटस, ब्लैडर, यूरेथ्रा, और ये रहा हमारा यूरेथ्रा जहां से हमारी यूरिन लीक आउट होगी। ठीक है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। यूरेथ्रा जो है वो फाइनल पैसेज है जहां पे यूरिन का प्रॉपर फ्लो होता है। ठीक है, थिन वॉल ट्यूब है जो कि यूरिन को नीचे लेकर के जाती है यूरिनरी ब्लैडर की बेस से, ठीक है, बाहर लेके जाएगी वो, मतलब जिसके थ्रू हम लोग यूरिन को एक्सपेल आउट करते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग जो है यूरेथ्रा की, उसको हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर निकाल रही है। म्यूकोजल लेयर होती है यूरेथ्रा की जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर के बनती है। यहाँ तीनों ही चीजें ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर के बन रही हैं। इट्स वॉल ऑल्सो कंटेन्स स्मूथ मसल फाइबर्स जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर्स ऑफ यूरेथ्रा की बात करें तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो जो यूरेथ्रा की जो शुरुआत है उसको सपोर्ट करता है, वेयर इट लीव्स द ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से निकल के नीचे की तरफ आता है। इट इज मतलब ये भी स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर के बनी है। स्मूथ मसल फाइबर्स यानी इनवॉलेंट्री, कई बार यूरिनरी ब्लैडर अगर बहुत ओवरफुल हो जाता है तो कई बार हमारी यूरिन लीक आउट भी हो सकती है, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं लेकिन होते स्मूथ है। सारे ही चीजों में कनेक्शंस है, आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों में ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, सारी चीजों में डेट्रस मसल्स है, पेरिटोनियम से कवर्ड है, स्मूथ मसल से मिलकर के बने हैं, वो सेम फाइबर्स हैं उसमें। ठीक है, तो वो सब चीजें सेम है। यूरेथ्रल स्फिंक्टर ही वहां पे कनेक्ट हो रहा है, और वहां पे ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो सराउंडेड द यूरेथ्रा वेयर इट पासेस थ्रू द पेल्विक फ्लोर, जो कि पेल्विक फ्लोर तक जाएगा, वो स्केलेटल मसल्स का बनना है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल करके रखेगा कि जब हम यूरिनेशन के लिए जाएंगे तभी यूरिन वहां से लीक आउट होती है। तो स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि यूरिन के फ्लो को पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा फीमेल्स की बात करें तो द फीमेल यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, इसीलिए फीमेल्स में बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के खतरा रहता है, क्योंकि वजाइनल ओपनिंग से यूरेथ्रा उनका सिर्फ 3 to 4 सेंटीमीटर का, यानी बहुत छोटा है, बहुत क्लोज होता है। दैट्स वाई अगर हम लोग गलत जगह कहीं टॉयलेट यूज कर रहे हैं, अनहाइजीनिक वे में रह रहे हैं, तो हमें बार बार इसलिए यूटीआई बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि उनका यूरेथ्रा ही काफी छोटा है। तो 3 से 4 सेंटीमीटर का लंबा होता है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो वजाइनल ओपनिंग के जस्ट सामने जाकर के ओपन होती है। मेल्स की बात करें तो मेल यूरेथ्रा जो होता है वो लंबा होता है, 20 सेंटीमीटर का लंबा, इतना डिफरेंस है 3 से 4 फीमेल में और 20 सेंटीमीटर मेल में होता है।
सर्व्स एज अ पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन। तो यूरिन और सीमन दोनों ही चीजों के लिए वहां पे एज अ पैसेज वो काम करता है, फीमेल्स में उसके लिए और मेल्स में यूरिन और सीमन दोनों के लिए। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और स्पॉन्जी। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है मेल्स के अंदर उससे कनेक्टेड होता है, उसके पास से निकलता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है, सॉरी नीचे होता है, बिलो नीचे होता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है वो एक शॉर्ट सेक्शन है दैट पासेस थ्रू द पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो कि पेल्विक फ्लोर मसल से निकलता है, एक छोटा सा सेक्शन है मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन वहां पे। स्पॉन्जी यानी पिनाइल, जो कि जो हमारा मतलब सॉरी जो मेल्स का जो पेनिस है उससे वो एंटायर लेंथ से उसकी कनेक्ट होता है, उसकी टिप तक कनेक्ट होता है, तो वो एक्सटर्नल यूरेथ्रा और ऑरिफाइस पेनिस की टिप तक होता है, ठीक है। किडनीज के फंक्शंस हम लोगों ने ऊपर भी देखे थे, स्टिल हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस यानी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस, पीएच बना के रखना, ये सब चीजें हमें करना होती है। इंटरनल इक्विलिब्रियम बनाना, इंटरनल बैलेंस हमें बनाना होता है, क्योंकि वो रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, वो फिल्टर आउट कर रहा है चीजें, उसकी बेसिस पे वो बैलेंस बनाता है। एक्सक्रीशन करवाना, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कुछ ड्रग्स, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकलना है, उनको भी एक्सक्रीट आउट करवाना। एरिथ्रोपोइसिस यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं किडनीज बाय सिक्रीटिंग दी हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट करेंगी जिससे आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन बताया था कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही चीजों को बैलेंस कर सकते हैं हम, ठीक है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसलिए बोला है क्योंकि वो प्रॉपर्ली सिलेक्ट करता है कि कौन कौन से आयंस उनको रीअब्जॉर्ब करना है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वो रीनल टिप्यूल्स के थ्रू। ब्लड प्रेशर जो है उसके रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। एंडोक्राइन फंक्शंस में भी हेल्प करता है। कैसे करेगा? क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन, क्योंकि उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स है, तो वहां से भी रेनिन या डाइहाइड्रोकोलिकॉल्सिफेरॉल, कैल्सी ट्रॉली, एरिथ्रोपोइटिन, ये तीनों ही चीजों में वो एंडोक्राइन फंक्शंस में भी हेल्प करेगा। अब टोटल यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस, तो यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करना, किडनी जो है वो टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालती है, एक्सेस वाटर को यूरिन के थ्रू एक्सपेल आउट करती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करेगा। मेन फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करके जो भी अनवांटेड चीजें उसको यूरिन के थ्रू वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है, द किडनीज जो है वो ब्लड को फिल्टर आउट करेंगी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकाल देंगी, जैसे कि क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया। तो ये सब क्या होता है, जितने भी हमारे मतलब जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हुई हैं हमारी बॉडी में, डाइजेशन हुआ है, जो भी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस हुई है, उसके थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। तो क्रिएटिनिन और यूरिया के फॉर्म में जो भी स्पेशली इस तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। हाई लेवल्स ऑफ दीप सब्सटेंसेस इन ब्लड टेस्ट इंडिकेट किडनी माल फंक्शन, ठीक है। यानी इन सब चीजों का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो, और अगर इसीलिए हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए, क्योंकि ब्लड से वो प्यूरिफाई होके आ रहा है, तो यूरिन में या इन सब चीजों में जो भी चीजें ज्यादा निकल के आ रही हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस के लिए हम जो भी एक्सेस वाटर है उसको हम यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रख रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फ्लूइड बैलेंस हम इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। मिनरल और केमिकल रेगुलेशन जो है, किडनीज रेगुलेट द लेवल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, जो कि बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को बना के रखता है। इन सब चीजों का अधिक होना भी बॉडी में नुकसानदेह हो सकता है, तो इसलिए इन सब चीजों को भी वो एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। मेंटेनिंग प्रॉपर कैल्शियम फास्फोरस लेवल्स, ठीक है, प्रॉपर कैल्शियम और फास्फोरस लेवल्स को मेंटेन करके रखता है ताकि हमारे बोन्स और टीथ हेल्थी रह सके, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रांग रखना होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, तो उससे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होता है जो कि हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बना सके। विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड प्यूरिफिकेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ये हमने सब ऊपर पढ़ लिया, तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ब्लड प्यूरिफिकेशन, यूरिन फॉर्मेशन देखना है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वहां से तो कैसे होता है, किडनी जो होता है वो एसेंशियल सब्सटेंसेस को पकड़ लेती हैं ब्लड में से और उसको फिल्टर आउट कर देती हैं। जो भी एक्सेस में वेस्ट प्रोडक्ट है या पानी ज्यादा है
जो भी वेस्ट आउट है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, उन सबको बाहर निकालेंगे। अब पूरा हमने जो यूरिनरी सिस्टम अभी तक पढ़ा उन सबकी एक समरी है ये। तो वो ब्लड प्यूरिफिकेशन में इसलिए हेल्प करता है। हर मिनट 1200 ml ऑफ ब्लड जो है वो किडनी के अंदर प्यूरिफिकेशन होने के लिए एंटर होता है। हर 1 मिनट में 1200 ml ऑफ ब्लड किडनी में एंटर होगा प्यूरिफिकेशन के लिए। ये 20% जो है टोटल ब्लड का वो पंप होके जा रहा है, जो मतलब हार्ट से पंप हो रहा है उसका 20% ही वो वहां तक जा रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1700 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो हर दिन भर में प्यूरिफाई होता है। 1700 ऑफ लीटर ऑफ ब्लड। ये जो पूरा प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, उस वो पूरा छोटे छोटे से फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स का इसीलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है। हर एक किडनी जो होती है उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जो मैंने आप लोग को ऊपर बताया था, और वो सारे के सारे किससे, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल से मिलकर के बने। हर नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। ग्लोमेरुलाई जो होता है वो छोटे छोटे से फिल्टर्स होते हैं, जो कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब होता है उनको ब्लड में से क्या पकड़ना है, क्या एक्सपेल आउट करना है, वो उनको पता होता है, इसलिए उनको सिलेक्टिव परमेबिलिटी हम बोलेंगे। वाटर और छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली वहां से पास होंगे। लार्ज पार्टिकल्स जो है जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, प्रोटीन, ये सब चीजें वहां से पास नहीं हो सकती, तो ये सब चीजें वहीं रहती हैं, और बाकी सी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सब चीजें पास आउट हो जाती हैं। देयरफॉर इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, इसीलिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में हमारे यूरिन में आरबीसीज और ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। लेकिन अगर हमारा माल फंक्शनिंग हो रहा है किडनी का या बॉडी का, तब आरबीसीज वगैरह ये सब चीजें, रेडिश यूरिन हमें देखने को मिलती है। तो एक तरह का माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी होता है। मेन फंक्शन जो किडनी का है वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, जो ज्यादा पानी उसको यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई के अंदर उसका सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अबाउट अप्रोक्सीमेटली 125 ml ऑफ जो है वो हर 1 मिनट में फिल्टर आउट होता है, यूरिन फॉर्म में जाके बनता है। हर 24 घंटे में ये पूरा 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट होता है, मतलब पूरा यूरिन बनता है। दिस फिल्ट्रेट कंटेन्स वेस्ट मैटर, इलेक्ट्रोलाइट, टॉक्सिन्स, ग्लूकोज एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, हर किडनी जो होता है, ईच किडनी परफॉर्म्स रीअब्जॉर्प्शन विद ग्रेट प्रिसीशन आउट ऑफ दी 180 liters of filtrate, यानी 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट। अबाउट 99% ऑफ फ्लूइड इज सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द ट्यूब्यूल्स एंड ओनली 1% रिमेन्स एज यूरिन। ठीक है, 1% जो है वो यूरिन में होता है। अब थ्रू दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, यानी वो वापस चले जाएंगे फिल्टर आउट होके, और 178 लीटर्स ऑफ फ्लूइड जो कि ब्लड स्ट्रीम में फिल्टर आउट, वो सॉरी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, 1 से 2 लीटर फ्लूइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के बाहर जा रहा है, जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द किडनीज, पासेस थ्रू द यूरेटस। अब यूरिन जो है वो किडनीज के अंदर बनता है, यूरेटस के थ्रू पास होके नीचे यूरिनरी ब्लैडर में जाके करेक्ट होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग उसको बाहर पास आउट करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैं कल मॉर्निंग स्टार्ट करूंगी, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग जानते हैं मेल फीमेल्स दोनों के अलग अलग होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें ये चीजें आएंगी। फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है जो ओवरीज से यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है। ये फिम्ब्रियाज हैं, ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये ओवरीज से कनेक्ट कर रहे हैं। ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी और यूट्रस को आपस में फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर। फिर ये ओवरी है, ये सर्विक्स आ गया, ये एंडोमेट्रियम आ गया, ये वजाइना आ गया, तो ये पूरे पार्ट्स आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स के। मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा दिखता है, जो कि ये यूरेटर तो आपने देखा ही अभी, वास डेफरेंस। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेल्स में ज्यादातर प्रोस्टेट कैंसर होता है क्योंकि ये उनके पेनिस के बिल्कुल पास में होती है, इसलिए बल्बो, मतलब अगर मेल्स ज्यादा देर के लिए अगर यूरिन होल्ड करते हैं या वो अनहाइजीनिकली थोड़ा सा रहते हैं, तो उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स का खतरा, इन्फेक्शन या कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यूज इसमें होते हैं, इसलिए उनका पेनिस इरेक्टाइल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो उसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ये यूरेथ्रा, उसकी ओपनिंग जो है वो पूरी पेनिस के अंदर होती है, तभी उनका जो यूरिन जो है एक्सपेल आउट किससे, पेनिस से होता है। ये है एपिडिडमिस, ये है पेनिस का हेड। ठीक है, ये है टेस्टिकल्स, और ये यूरेटस, ये पूरा इनका पूरा सिस्टम है।
इंट्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन के लिए। गैमेट्स फर्टिलाइजेशन जानते हैं आप लोग कि जैसे बेबीज हैं उनके लिए, या फर्टिलाइजेशन के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, एग्स के लिए, स्पर्म्स के लिए, इन सब चीजों के लिए रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों के ही अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन जो है जिनको हम गोनेड्स बोलते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो दोनों ही के ही अंदर होते हैं जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट जो है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट इज एग, ओवम। ठीक है, तो मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट होता है ओवम या एग। स्पर्म एंड ओवम अनटाइल यूनाइट विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और स्पर्म और ओवम जब वो इंटरकोर्स का प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाके यूनाइट होते हैं और फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, जब स्पर्म उसके ओवम के अंदर जाके फर्टिलाइज होता है तभी वो जायगोट का फॉर्म लेता है। जायगोट मतलब बेबी का फॉर्म लेता है। ठीक है, जायगोट जो होता है वो एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से बनता है, तब जाकर के वो एम्ब्रियो, यानी स्पर्म और ओवम, जैसे ही उसका स्पर्म अंदर आया, ओवम से वो कनेक्ट हुआ, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो गया, ओवरीज के अंदर जाकर के कलेक्ट हुआ, फिर वो एक फॉर्म में हो गया, फिर वो जायगोट फॉर्म में नीचे तक आया वापस से, उसके बाद फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, फिर वो बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है, विच लेटर डेवलप्स इनटू अ फीटस। इन एडिशन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, गोनेट जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो वो गैमेट्स तभी काम करेंगे, हमारे एग्स और हार्मोन्स, सॉरी स्पर्म्स और एग्स या ओवम है, वो तभी काम करेंगे जब वो उनमें सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होंगे प्रॉपर्ली, है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब चीजें जो हमारे एफएसएच वगैरह, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटेनाइजिंग हार्मोन, ये सब हमारे क्या है, हार्मोन्स हैं। तो ये सब चीजें जब रिलीज होंगी तभी जाकर के हमारे एग्स और ये सब चीजें डेवलप करेंगे। इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस में आजकल कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि कंसेप्शंस में बहुत सारी चीजों में इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, these sex organs hormones are endocrine hormones, यानी हमने ऊपर पढ़े थे ग्लैंड्स के उन हार्मोन से ही निकलते हैं, दैट रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले ही वो हमारी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप कर देते हैं, यानी मेल होगा या फीमेल होगा फीटस आपका बच्चा, उसको सेक्सुअल मेच्योरिटी, प्यूबर्टी तक आती है, वो भी हार्मोन्स की वजह से ही आएगी। ग्रोथ हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच है ना, इन सब चीजों की और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी मेच्योर तभी तक होते हैं, प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, तो वो किससे होंगे, एंडोक्राइन हार्मोन्स जो निकल रहा है उन्हीं की वजह से सारे सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो डेवलप भी तभी होते हैं। ठीक है, other organs of reproductive systems have different functions such as maturing gametes, यानी एग्स को मैच्योर करना। कुछ होता है जो फर्टिलाइजेशन के साइड में, जैसा फेलोपियन ट्यूब का काम है कि वो ऊपर तक लेके भी जाएगा स्पर्म को, फिर वहां पर डेवलप करवाएगा, फिर वो यूट्रस तक लेकर के आएगा एंड प्रूव करेगा, नरिशमेंट देगा ताकि वो जो बच्चा है वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करें इन ऑर्गन्स की, तो वो सारे के सॉरी सारे के सारे वो हार्मोन से ही कंट्रोल होते हैं। अगर हार्मोन्स प्रॉपर रहेंगे तभी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा। हार्मोन्स अगर अच्छे से नहीं रहेंगे तो इसलिए फिर वो पीरियड्स इरेगुलर होना फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर भी इतना ज्यादा हैवीनेस आना। मेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स का पूरा ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड है हार्मोन्स पर। डिपेंड वो मेल्स में भी है, बट मेल्स में इम्बैलेंसेस कम होंगे क्योंकि उनमें स्ट्रेस लेवल्स जो है वो पूरा का पूरा डायरेक्टली हार्मोन्स को टारगेट नहीं करता। इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैम जो बट है इट इज ऐसा क्यों क्लोजली, है कि मेल का स्ट्रेस जो है वो हॉर्मोन्स पे नहीं होता है एंड फीमेल्स में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं उनका पूरा इंटरनल बॉडी जो है वो पूरा हार्मोन्स पे चल रहा है। इसलिए जो मेल्स होते हैं उनका स्ट्रेस्ड आउट होता है तो उनका वेट गेनिंग के ऊपर या उनकी ब्रेन की चीजों के ऊपर ज्यादा जाता है। हार्मोन से उनका भी कनेक्ट हो रहा है, बट जो डिस्टर्बेंस है वो मेल्स में कम होता है। Okay, and it is because we females menstruate, that could be the reason, or what is it? वो एक एक रीजन है, वो पूरा होलसेल रीजन नहीं है, बट वो एक रीजन है क्योंकि हम लोग होते हैं इसलिए, मतलब Okay, मेंस्ट्रुएटिंग रीजंस होता है। हाँ, okay, ma'am. दैट्स व्हाई
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्लोजली कनेक्टेड होता है अदर ऑर्गन्स के सिस्टम से भी, स्पेशली द एंडोक्राइन सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आप लोगों ने देखा, इसीलिए हार्मोन से पूरा कवर हो रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम उसको पूरा कंट्रोल करेगा, प्लस यूरिनरी सिस्टम भी, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम के थ्रू ही पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्टेड है। तो इसलिए ये दो सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में काम करते हैं। दो तरह के होते हैं, आपको भी पता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये सब दोनों चीजें जो ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण कभी सभी को। कल सब लोग प्लीज टाइम पर ज्वाइन करें ताकि हम लोग 2 आवर्स में मैक्सिमम कवर अप कर पाए। Okay, ma'am. Jai Shri Krishna, ma'am. Take care.